गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। अनअकैडमी स्टूडियो प्रभाव में आपका स्वागत है। सभी लोगों को गुड आफ्टरनून जो अभी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सभी लोगों को गुड आफ्टरनून। दीपू, रविता, सत्येंद्र, बलजीत, बुद्ध, निधि, राजकुमार, चंद्रदेव, बनवारी लाल, सोनिया, आकांक्षा, सभी को गुड आफ्टरनून। ममता, प्रवीण, सभी को गुड आफ्टरनून। जैसे कि 2-3 लोगों का पहले तो डाउट है कि हिस्ट्री के क्लास आते और ट्रेलर दिखाकर चले जाते हैं, तो ऐसा नहीं होगा। जल्द ही हिस्ट्री की क्लासेस कंटिन्यू होगी। जो इतिहास की कक्षाएं हैं वो बिल्कुल कंटिन्यू होगी। और जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे कि हिस्ट्री की एनसीईआरटी तो चली रही है, बहुत जल्द ही पॉलिटी की एनसीईआरटी भी शुरू हो रही है। और हिस्ट्री के लिए जो रजनीश सर हैं वो कंटिन्यूअसली क्लासेस लेंगे, कोई घबराए नहीं, सारी क्लासेस बिल्कुल कंटिन्यू होगी। हम आज का लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं। हमने कल स्टार्ट किया था क्लास 10 का दूसरा टॉपिक, और दूसरा टॉपिक आज हम समझेंगे कि क्यों भारत में वन्य जीव, वन्य प्राणी और वनों का क्षरण हो रहा है, फिर भारत सरकार ने और यहां के लोगों ने क्या कदम उठाए हैं। आज का हमारा जो पूरा टॉपिक है वो इकोलॉजी और इन्वायरमेंट के नजर से बहुत महत्वपूर्ण है, पर क्योंकि एनसीईआरटी का है इसलिए हम इसे एनसीईआरटी के दृष्टिकोण से तो कवर करेंगे ही, लेकिन यह टॉपिक संसाधनों के लिए भी या संसाधनों के दृष्टिकोण से भी बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। कल हमने जो आखिरी बात समाप्त की थी वो थी चीते पर, और सभी लोगों को स्पष्ट किया था कि चीता अलग होता है, बाघ अलग होता है, शेर अलग होता है। बाघ की अगर हम बात करें तो उस पर धारियां होगी, चीते पर अगर हम बात करें तो धब्बे होंगे, और उसके जो अश्रु की लाइनें होती है वो उसकी विशिष्ट पहचान होती है जो उसे तेंदुए से अलग करती है। और जो बाघ शेर होते हैं उनकी अयाल होती है, या वो हम कहेंगे कि उनके शरीर पर कोई भी धब्बे या दाग नहीं होंगे, तो हम बहुत आसानी से तीनों जीवों को अलग कर सकते हैं। सभी लोगों को गुड आफ्टरनून और सभी लोगों को धन्यवाद कि आप लोगों ने जो कम्युनिटी पर लगातार सपोर्ट किया है, आप लोगों ने जिस तरीके से लगातार हमारा अनअकैडमी प्रभाव के सभी एजुकेटर्स का समर्थन किया है, सपोर्ट किया है, और जिस तरीके की लगातार आप लोगों का सहयोग रहा है, निश्चित ही हम इस चैनल को और भी बेहतर कंटेंट और भी बेहतर एजुकेटर्स के साथ लगातार बढ़ाते चलेंगे। और मुझे उम्मीद है कि यह चैनल एक ऐसा चैनल बनकर उभरेगा जो यूपीएससी हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए इकलौता विकल्प बनेगा। जैसे कि धीमे धीमे आप देख रहे होंगे, अब हमारी एनसीईआरटी हम पूरी जब करेंगे 12वीं तक की, तो कंप्लीट एनसीईआरटी 12वीं की कंप्लीट होने के बाद आपके पास क्लास 6 से लेकर क्लास 12 की एनसीईआरटी का एक बेहतरीन विकल्प होगा कि किसी को भी शेयर करना हो, किसी को भी बताना हो, तो अपनी आवाज में भी ताकत रहेगी कि 6वीं से 12वीं का ज्योग्राफी कहीं पर ढूंढ लो, नहीं मिलेगा, केवल यहीं पर मिलेगा। तो क्लास 6 से लेकर 12 तक का ज्योग्राफी एक बहुत बड़ा सिलेबस कंटिन्यू और कवर हो जाएगा। फिर वैसे हम एक एक बचे हुए जो भी सब्जेक्ट है उसे भी कवर करने का प्रयास करेंगे। और मैपिंग की क्लासेस और करंट अफेयर, हमने करंट अफेयर के लिए लगभग एक तैयारी कर ली है, और बेहतर तरीके से हम आपके सामने वो करंट अफेयर रखेंगे जो बिल्कुल मुझे लगता है कि हां ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत जरूरी है। और मैं कोशिश करूंगा कि 2 क्लासेस में महीना खत्म हो जाए, कभी कभी किसी महीने में 3 या 4 क्लासेस लग सकती है, पर हम कोशिश करेंगे कि 2 महीने में ही क्लासेस कवर हो जाए, 2 घंटे में ही क्लासेस कवर हो जाए। तो मंथली करंट अफेयर इस तरीके से कवर हो कि कभी भी लाल लालियों को समरी करनी हो तो केवल 12 या 24 क्लासेस में ही पूरा करंट अफेयर कवर हो जाएगा। बाकी सभी लोगों का धन्यवाद, जिन सभी लोगों ने भी कमेंट्स की हैं, जिन सभी लोगों ने समर्थन किया है, सभी लोगों को तहे दिल से शुक्रिया। आइए शुरुआत करते हैं आज के क्लासेस की। संक्षिप्त में मैं आप लोगों को बता दूं कि आप में से कई लोगों ने अभी भी स्पेशल क्लासेस नहीं की हैं। स्पेशल क्लासेस और प्रभाव में थोड़ा सा अंतर होता है। स्पेशल क्लासेस हमारा पीटी कम मेंस के फोकस या पीटी कम मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से होता है, तो पीटी कम मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा स्पेशल क्लास इस समय आप लोगों के लिए अवेलेबल है, कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। कल सुबह 8:15 बजे हमने रखा है, और कल हम देखेंगे प्राथमिक वायु संचरण, व्यापारिक पौनी किन्हें कहते हैं,
पछुआ पौने किन्हें कहते हैं, या फिर ध्रुवीय पूर्वा पौने क्या किन्हें कहते हैं, क्यों पश्चिम भागों पर हमेशा रेगिस्तान होता है, क्यों भारत या किसी भी महाद्वीप के पूर्वी भागों पर वर्षा ज्यादा होती है। तो कल हम प्राथमिक वायु संचरण पढ़ेंगे। इस क्लास को मिस मत करिएगा। अनअकैडमी प्लस पर फ्री में रहेगी ये। आपको अपना मोबाइल नंबर डालकर रजिस्ट्रेशन करना होगा, या कल सीधा 8:15 बजे भी आप हमारी क्लास में एंट्री कर सकते हैं। ये क्लासेस सभी के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट होगी। अगर हम बात करें तो इस समय आप लोग अगर यूपीएससी, एमपीएससी, यूपी पीसीएस के रिवीजन पर फोकस कर रहे हैं तो मेरा सजेशन है आप लोगों से कि आप लोग इस समय भी अगर सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं तो बहुत ही बेटर बेनिफिट में ये रहेंगे कि इन 1.5 महीनों में जो यूपी पीसीएस का 1 महीना बचा है, और हम कह सकते हैं कि 2 महीने अगर एमपी पीसीएस को मान ले तो आपको पुराने सारे रिकॉर्डेड क्लासेस हमारी मिल जाएगी, सारे एजुकेटर की क्लासेस मिल जाएगी। आप रिकॉर्डेड क्लासेस को तेजी से रिवाइज करके सीधा एग्जाम में बैठ सकते हैं, जैसे कि शॉर्ट में पूरा का पूरा क्रैश कोर्स करने जैसा। तो एक क्रैश कोर्स जैसा हो जाएगा। इस टाइम के सब्सक्रिप्शन का सबसे बड़ा बेनिफिट उठा पाएंगे एमपीपीएससी और यूपीपीसीएस के बच्चे, क्योंकि वो कंप्लीट रिवीजन कर सकेंगे 1 महीने में। खुद पढ़ोगे और कहीं पर वीडियो देखोगे तो मेमोरी ज्यादा स्ट्रांग बन जाती है। बाकी आप अपने परिचय के लोगों को जरूर सूचित कराइए कि इस समय उनके पास एक बेहतरीन विकल्प है। अगर वो 21, 22, 23 की तैयारी करना चाहते हैं तो वे अभी से ही 12वीं के साथ या 12वीं के बाद ही हमसे जुड़े और डेली केवल 2-2 घंटे भी क्लास कर लेंगे तो आसानी से वह सिलेबस को बेटर तरीके से पूरा कर पाएंगे। बाकी हम अभी बता दें कि हमारा इकोनॉमिक्स स्टार्ट होने वाला है। 8 दिसंबर से इकोनॉमिक्स की क्लासेस हम लेंगे अनअकैडमी प्लस पर। तो सब्सक्रिप्शन अगर इकोनॉमिक्स करना है, जिसमें बजट, इकोनॉमिक सर्वे और पूरा इकोनॉमिक सब्जेक्ट हम कवर कराएंगे, लगभग 2 से 2.5 महीने की क्लास होगी, डेली 2 घंटे की क्लास होगी, उसे जरूर आप पूरा कर सकते हैं। आइए शुरुआत करते हैं आज के क्लासेस की। प्रभाव पर प्लस जैसे पढ़ाइए, बिल्कुल प्लस जैसा प्रभाव पर तो हम कंटेंट बिल्कुल सेम कोशिश कर रहे हैं, लेकिन प्रभाव पर जो बोर्ड होता है और प्लस पर जो बोर्ड होता है उसका टेक्नोलॉजी अलग अलग है, लेकिन कोशिश तो हमारी होती है कि कंटेंट लगभग सेम होना चाहिए। आइए शुरुआत करते हैं। अब हमने कल देखा था कि भारत में संकटग्रस्त प्रजातियां भी हैं, सुभेद्य प्रजातियां भी हैं, स्थानिक प्रजातियां भी हैं, दुर्लभ प्रजातियां भी हैं। कल हमने प्रजातियों का वर्णन किया था। आज हम जानेंगे कि आखिर क्यों भारत के जो प्राकृतिक वनस्पतियां हैं या प्राकृतिक जो प्राणी हैं वो विलुप्त क्यों हो रहे हैं। और अगर आप अपने आसपास की सारी चीजों पर ध्यान दोगे तो आपको फील होगा कि हम पूर्ण रूप से उनका दोहन कर रहे हैं। हमने जो कपड़े पहने हैं या हमने जो भी औषधियां उपयोग की हैं या हमारे घरों में जो लकड़ी उपयोग हुई है वो कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली इन्हीं चीजों से, इन्हीं जीवों से प्राप्त होती है। भारत में पुराने समय में शिकार के लिए केवल राजा जाते थे। वर्तमान में शिकार के लिए कई लोग निकल पड़ते हैं, उन्हें फील होता है कि वह भी राजा जैसा जीवन यापन कर रहे हैं। इस प्रकार की मानसिकताएं भी भारत में शिकार के लिए लोगों को प्रेरित करती हैं। भारत में शिकार पर प्रतिबंध होने के बावजूद आप जान सकते हैं कि कोई व्यक्ति अगर किसी भी जीव को मारता है तो सजा तक पहुंचने में 10-15 साल लगते हैं। तो कोई हम एक बेहतर उदाहरण भी पेश नहीं कर पा रहे हैं कि अगर वन्य प्राणियों पर जीवन पर खतरा किसी ने उठाया तो हम उस पर कदम उठा सके। उसका एक बड़ा कारण है भारतीय समाज में अभी वन्य जाति या वन्य प्राणियों के प्रति उतनी अवेयरनेस नहीं है जितनी कि वर्तमान समय के अनुसार होनी चाहिए। हमने लकड़ी के लिए इनका बहुत ज्यादा उपयोग किया, या फिर हम कह सकते हैं जैसे हाथी दांत के लिए हाथियों की तस्करी होती है, शेर की जो खाल होती है उसके लिए शेरों की तस्करी होती है, या मैं कहूं कि हाथी के अंदर ही नहीं हर जितने भी वनस्पति या जितने भी प्राकृतिक प्राणी हैं उनमें से कोई ना कोई प्राणी के पास कुछ विशेष ऐसी चीजें हैं जिसके लिए उनका शिकार किया जाता है। जो व्यक्ति शिकार कर रहा है वो उसे इस बात का ज्ञान ही नहीं है कि इनकी आबादी बड़े तेजी से कम हो रही है। हाँ, लेकिन जो इसके खरीदार हैं उन्हें इसके बारे में पूरी जानकारी है।
लेकिन वह लोग भी केवल लालच के चक्कर में इस प्रकार के कार्य कर रहे हैं। भारत में इसके लिए कठोर कानून तो हैं, लेकिन मेरा सजेशन है कि हर समस्या का समाधान कानून नहीं होना चाहिए। हमें पहले लोगों को इनके महत्व को समझाना चाहिए। और भारतीय लोग जितने बुद्धिजीवी हैं, उतने विश्व में मुझे नहीं लगता है कि कोई भी तार्किक लोग मिलेंगे। आप भारत में देख सकते हैं कि पीपल के वृक्ष की पूजा होती है, भारत में देखेंगे कि आप वट वृक्ष की पूजा होती है, भारत में कई वृक्षों की पूजा होती है। विश्व में अपने आप में एक अलग संस्कृति है। हमारे यहां पर कई जीवों की भी पूजा होती है, और ऐसा नहीं कि केवल गाय, हमारे कई जगह पर कुत्तों की भी पूजा की जाती है, कई जगह पर कई अलग प्रकार के जीवों की पूजा की जाती है। यह समर्पण है। वास्तव में इन पूजा करने के प्रति कोई अंधविश्वास नहीं, इसकी जो वास्तविक कारण यह था कि हम ये सम्मान प्रकट करना चाहते हैं कि हम उन्हें बहुत ही सम्माननीय मानते हैं। वर्तमान पीढ़ी हो सकता है कि उसे अंधविश्वास के नजर से देखती हो, लेकिन वास्तव में यह अंधविश्वास नहीं है। यह हमारे पुरखों के द्वारा उनके महत्व को जाना गया होगा, और शायद पुरखे ऐसी किताब और पर्यावरण जैसा विषय नहीं बना पाए, इसलिए उन्होंने उनके लिए पूजा पाठ या उनके लिए कई प्रकार के अनुष्ठान करने का विचार प्रकट किया होगा, ताकि इसी कारण से उनके प्रति लोगों की आस्था और लोगों का संरक्षण बढ़ सके। जैसे नदियों के प्रति हमारी जो आस्था है वो इसलिए भी रखी गई होगी क्योंकि नदियां शुद्ध पानी का एक तरीके से बहुत बड़े स्रोत होते हैं मानव जीवन के लिए। और क्योंकि आप देखेंगे कि हमारी संस्कृति का विकास नदियों के इर्द गिर्द ही हुआ, और इसीलिए हमने नदियों के प्रति कई प्रकार के पूजा पाठ और उन्हें माता के नाम से भी संबोधित किया, क्योंकि हमारी भावनाएं माता के प्रति सबसे ज्यादा होती है। इसी कारण से, क्योंकि हम संरक्षण के लिए बहुत ही पुराने समय से कह सकते हैं कि विकसित है, और हमारे अंदर इस प्रकार की भावनाएं इसलिए भी लाई गई थी ताकि हम उनके महत्व को समझे। आज वर्तमान पीढ़ी इन सारी बातों को केवल अंधविश्वास और ढकोसलेबाजी के रूप में देखती है। वो एक नकारात्मक बिंदु है। उसका रीजन है कि उनके तर्कों को काटने वाला कोई नहीं है। क्योंकि आज वो सवाल करते हैं कि अगर पीपल के वृक्ष की पूजा नहीं की जाए तो क्या होगा। पूजा नहीं करने पर कोई पाप ना लगे, लेकिन निश्चित ही धीमे धीमे हमारी आने वाली पीढ़ी पीपल के वृक्ष के लाभों से वंचित हो जाएगी, और हो सकता है कि एक समय के बाद भारतीय लोग कहीं ना कहीं संसाधनों की कमी का सामना कर सकते हैं। हम आज बिना संसाधन की कमी के जीवन यापन कर पा रहे हैं, उसके लिए पूर्ण रूप से हमारे पूर्वजों की ये सारी की सारी धरोहर ही जिम्मेदार है, और हमारी आने वाली और हम पीढ़ियां उस धरोहर को संभालने की योग्यता में कमजोर पड़ रहे हैं, जो आने वाले समय में कहीं ना कहीं संकट पैदा कर सकता है। आइए शुरुआत करते हैं आज की बातों की। प्रतिकूल कारक कौन से हैं जिनसे वनस्पति जात और प्राणी जात का ऐसा भयानक ह्रास हुआ है? तो क्या ऐसा है? यदि आप अपने चारों ओर नजर दौड़ाएंगे तो आप पाएंगे कि किस प्रकार हमने प्रकृति के संसाधनों में परिवर्तन कर दिया है। हमने लकड़ी, छाल, पत्ते, रबड़, दवाइयां, भोजन, ईंधन, चारा, खाद इत्यादि प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से वनों और वन्य जीवन से प्राप्त होता है। इसलिए हम ही है जिन्होंने वन और वन्य जीवन को नुकसान पहुंचाया है। यह सेंटेंस हमें स्वीकार करना पड़ेगा। हम ही हैं जिन्होंने वन और वन्य जीवन को नुकसान पहुंचाया है। भारत में वनों का सबसे बड़ा नुकसान उपनिवेश काल में रेल लाइन, कृषि, व्यवसाय, वाणिज्य, वानिकी और खनन क्रियाओं में वृद्धि से हुआ है। तो कहीं ना कहीं भारत में जो सर्वाधिक नुकसान माना जाता है वह उपनिवेशिक काल में रेलवे लाइन को बिछाने के समय हुए वनों की कटाई, कृषि व्यवसाय के विस्तार के लिए, वाणिज्य और वानिकी के लिए खनन क्रियाओं में वृद्धि के कारण हमें देखने को मिला। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भी वन संसाधनों के सिकुड़ने से कृषि का फैलाव महत्वपूर्ण कारकों में से एक रहा। हमने कृषि की भूमि का विस्तार करने के लिए वनों के क्षेत्रफल को सिकुड़ना शुरू किया, और उसका असर क्या हुआ है? भारत में वन सर्वेक्षण के अनुसार 1991 से 1980 के बीच लगभग 26,200 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र कृषि भूमि में परिवर्तित हुआ है। यह बहुत ही, हम कह सकते हैं कि ऐसा डाटा है जो बता रहा है कि कृषि के अत्यधिक प्रसार
और हमारी बढ़ती हुई मांगों को पूरा करने के लिए हमने वनों की कटाई की और इसका सीधा सा उदाहरण है कि 26,200 वर्ग किलोमीटर ये जो वन क्षेत्र है ये हमने खत्म कर दिया। अधिकतर जनजातीय क्षेत्र विशेषकर पूर्वोत्तर और मध्य भारत में स्थानांतरित या झूम खेती या स्लेश और बर्न खेती ये पर्यावरण के लिए बहुत ही खराब कृषि मानी जाती है, क्योंकि इस कृषि में क्या करते हैं कि जिस क्षेत्र में हमें कृषि करनी है वहां पर पहले आग लगा देते हैं और वहां के वनों को या फिर वहां के पेड़ पौधों को जलाकर वहां की मृदा को बोने के लिए उपयोग करते हैं। 5-6 वर्षों तक ये उत्पादन अच्छा देती है, 10-12 वर्षों तक ये उत्पादन अच्छा देती है, उसके बाद इसकी उत्पादकता खत्म हो जाती है। फिर इसको छोड़कर किसी और क्षेत्र में ऐसा करते हैं तो आप देख सकते हैं कि धीमे धीमे वो जो वन क्षेत्र होगा वो सिकुड़ता चला जाएगा। तो पारिस्थितिकी की दृष्टि से सबसे नकारात्मक कृषि होती है स्थानांतरित और झूम खेती। ये विशेषकर पूर्वोत्तर भागों में देखी जाती है। पूर्वोत्तर मतलब हम कह सकते हैं कि उत्तर पूर्वी या हमारे पर्वतीय क्षेत्रों में इसे स्थानांतरित कृषि, झूम खेती या स्लेश और बर्न मतलब जला देने वाली कृषि कहते हैं। वनों की कटाई या निम्नीकरण हुआ। बड़ी विकास परियोजनाओं ने भी वनों को बहुत नुकसान पहुंचाया। जहां पर हमें सड़कें या रेलवे लाइनें बहुत लंबी बिछानी थी और बड़ी चौड़ाई वाली बिछानी थी, वहां पर भी बड़ी बड़ी परियोजनाओं से हमें नुकसान हुआ है। क्या उपनिवेशी वन नीति को दोषी माना जाए? देखना जरा क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं, और ये जो डाटा मैं बता रहा हूं ये आपको बहुत अच्छी तरह से समझना है। हमारे कुछ पर्यावरण विशेषज्ञों के अनुसार भारत के कई क्षेत्रों में संवर्धन वृक्षारोपण, नाम याद रखना, यह पूछा जा सकता है, एनरिचमेंट प्लांटिंग। संवर्धन वृक्षारोपण का मतलब क्या होता है कि जैसे मान लो कि मेरा खेत है या मान लो कि कहीं पर वन है और हमें पता है कि मुझे तो वन में साग, सागवन ऐसे वृक्ष जरूरी है क्योंकि उनकी लकड़ी हल्की और मजबूत होती है जिससे मैं दरवाजे बना सकता हूं। तो हम लोगों ने क्या किया कि उन वनों की सफाई कर दी और वहां पर साग और सागवन लगा दिए। जब हम किसी क्षेत्र में कुछ 1 या 2 प्रकार के या 4 प्रकार के वृक्षों का ही रोपण करते हैं तो इसे नाम दिया जाता है संवर्धन वृक्षारोपण। कल्चर वृक्षारोपण भी हम इसे कहते हैं। और याद रखिए खतरनाक होता है क्योंकि वहां की जैव विविधता तो खत्म हो ही गई, लेकिन किसी भूमि पर जब एक ही प्रकार के वनस्पति उगाए जाते हैं तो लगातार वो वनस्पति एक विशेष प्रकार के आवश्यक पोषक तत्वों को खींच रही होती है। परिणाम यह होता है कि कुछ वर्षों के पश्चात उस भूमि की उत्पादकता बहुत गिर जाती है। यह घटना वनों में भी देखी गई और इसका हमें नुकसान या खामियाजा यह भुगतना पड़ा कि उस क्षेत्र में से न केवल जैव विविधता का ह्रास हुआ बल्कि उसमें पानी का स्तर भी गिर गया, उसके पोषक तत्व भी गिर गए, साथ ही साथ अब वह भूमि की उत्पादकता इतनी कम हो गई कि बाकी पेड़ पौधों को उगाने में बड़ी कठिनाई आने लगी। तो यह देखना क्या बात बताने की कोशिश कर रहे हैं, अर्थात वाणिज्य की दृष्टि से कुछ या एकल वृक्ष जातियों के बड़े पैमाने पर रोपण करने से पेड़ों की दूसरी जातियां खत्म हो गई। उदाहरण के तौर पर सागवन के एकल रोपण से दक्षिण भारत में अन्य प्राकृतिक वन बर्बाद हो गए और हिमालय में चिड़ पाइन के रोपण से हिमालयन ओक और रोडोडेंड्रॉन वनों का नुकसान हुआ। वास्तव में इसे हम लोगों ने अब एक नया नाम देने लगे हैं, इसे कहते हैं हरित मरुस्थल। यह नाम याद रखिएगा सभी लोग प्लीज। ग्रीन डेजर्ट, ग्रीन डेजर्ट कहा जाता है इसे। ग्रीन डेजर्ट नया शब्द है बिल्कुल। ग्रीन डेजर्ट का मतलब होता है कि जब किसी बड़े भूभाग पर केवल 1 या 2 प्रकार के पेड़ पौधे लगाए जाएंगे तो ऐसी जगह पर हम कहेंगे कि कोई जैव विविधता नहीं होगी। केवल 1 या 2 प्रकार के वृक्षों की अधिकता कोई बेहतर परिणाम नहीं ला पाती है, इसे ग्रीन डेजर्ट कहा जाता है। याद रखिएगा प्राकृतिक वनस्पति को जब हम देखते हैं तो वो विविधीकरण वाली होती है, बहुत विविधता होती है कि यहां सागवन है, यहां साग होगा, यहां झाड़ियां होगी, यहां घास होगी, कहीं पर बड़े पौधे होंगे, कहीं पर छोटे होंगे। और मानव ने अपने आर्थिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए 1 या 2 प्रकार के वृक्ष लगाए तो इसे संवर्धन वृक्षारोपण कहते हैं और यह खतरनाक है। जहां दक्षिण भारत में सागवन की वृद्धि करवाई गई तो बहुत सारे वन बर्बाद हुए, वही हिमालय में चिड़
क्योंकि ये जो पाइन का वृक्ष होता है इसकी लकड़ी का उपयोग भी कई जगह पर किया जाता है। तो हिमालय में मिलने वाला हिमालयन ओक और रोडोडेंड्रॉन वनों का नुकसान हुआ है। हम कह सकते हैं कि रोडोडेंड्रॉन हिमालय से तो खत्म होने की कगार पर पहुंचने लगे, पर रोडोडेंड्रॉन पर दक्षिण भारत में भी तमिलनाडु जैसे राज्य ने इसका रोपण कर दिया था। तो रोडोडेंड्रॉन बहुत ऊंचे वृक्ष होते हैं, इनकी जड़ें भी बहुत गहरी जाती हैं। इन रोडोडेंड्रॉन को तमिल दक्षिण लोगों ने उगाया, तो एक ही जगह पर बहुत सारे रोडोडेंड्रॉन लगाने के कारण भूमि के अंदर जो पानी का लेवल था वो बहुत नीचे चला गया, क्योंकि इसकी जड़ें इतनी गहराई से पानी खींचती हैं कि धीमे धीमे पानी का लेवल कम होने लगा। तो कहीं पर भी प्राकृतिक वनस्पतियों में माना जाता है कि एक प्रकार के वृक्ष न लगाए जाएं, क्योंकि वह भी कोई बेहतर परिणाम नहीं ला पाएंगे। वनों और वन्य जीवों का विनाश मात्र जीव विज्ञान का विषय ही नहीं है, जैव संसाधनों का विनाश सांस्कृतिक विविधता के विनाश से जुड़ा हुआ है। जैव विनाश के कारण कई मूल जातियां और वनों पर आधारित समुदाय निर्धन होते जा रहे हैं और आर्थिक रूप से हाशिए पर पहुंच गए हैं। क्योंकि जब आप लोग कोई विशिष्ट प्रकार की जाति का उपयोग करेंगे, जैसे मान लो पहले प्राकृतिक वनस्पति वहां पर थी, तो उस पर कोई भी सभी लोग पहुंचते थे, तो कोई मधुमक्खी पालन करता था, कोई रेशम कीट पालन करता था, कोई सूखी लकड़ियों को जमा करके बेचता था। अब मान लो वहां सागवन लगा दिया, तो अब तो वहां कंपनी आ जाएगी, उसका कोई मालिक आ जाएगा, तो वहां के जो लोकल निवासी हैं हम उनको बेदखल कर देते थे। अब उन लोगों के पास रोजी रोटी का तो यही विकल्प होता था। फाइनली वो लोग हाशिए पर और गरीब हो जाते थे। यही परिणाम भारत में नक्सलवाद से लेकर कई सारी समस्याओं को बढ़ाने में एक उत्प्रेरक का कारक रहा। इसने नक्सलवाद जन्म नहीं दिया, लेकिन इसने बढ़ाने में योगदान जरूर निभाया है। यह समुदाय खाने पीने, औषधि, संस्कृति, आध्यात्म इत्यादि के लिए वनों और वन्य जीवों पर निर्भर थे। गरीब वर्ग में भी महिलाएं पुरुषों की तुलना में अधिक प्रभावित होती हैं। यह लाइन ध्यान रखिएगा, मैं जो समझाना चाह रहा हूं, जब भी आपको कहीं समझाना हो गरीबी, जब भी आपको समझानी हो बेरोजगारी, जब भी आपको समझानी हो किसी भी प्रकार का अन्याय, तो पुरुषों से ज्यादा महिलाओं पर इसलिए प्रभाव होता है क्योंकि जनरली परिवार में जब भी कोई चीज की कमी होती है तो सबसे पहले हम महिलाओं को उन चीजों से वंचित कर देते हैं, बाद में पुरुषों पर इसकी बात आती है। और इसी कारण से गरीबी का बुरा प्रभाव सबसे ज्यादा महिलाओं पर, बेरोजगारी का बुरा प्रभाव सबसे ज्यादा महिलाओं पर, महंगाई का बुरा प्रभाव भी सबसे ज्यादा महिलाओं पर, या जहां पर भी असंतुलन होगा वहां महिलाओं को नुकसान ज्यादा होता है, क्योंकि सबसे पहले उन्हें ही वंचित किया जाता है। कई समाजों में खाना, चारा, जल और अन्य आवश्यकताओं की वस्तुओं को इकट्ठा करने की मुख्य जिम्मेदारी महिलाओं की होती है। अब सोचो कि ये चीजें जो वनस्पति पहले प्राकृतिक थी उन्हें नहीं मिलेगी, तो अब हो सकता है कि वहां पर तो सिक्योरिटी गार्ड आ गए होंगे जिन्होंने सागवान लगवाया होगा। तो अब महिलाओं को अपनी लकड़ी घर के लिए भी चुननी हो तो उन्हें कहीं दूर दराज के क्षेत्र में जाना पड़ेगा। देखो, ये सुनने में पढ़ने में उतना अजीब ना लगता हो, लेकिन वास्तविक रूप में बहुत ही खतरनाक चीज होती है कि उस क्षेत्र की जो भी मजबूत व्यक्ति होगा, जिसके अधिपत्य में वो साग और सागवान होगा, वह वहां के लोकल लोगों को कोई लकड़ी भी चुनने नहीं देगा। अब वहां के लोकल लोग डरे हुए रहेंगे क्योंकि वह एक प्रभुत्वशाली व्यक्ति है, तो वो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, पानी, चारे के लिए बहुत दूर दूर जाएंगे और उनके जीवन में कई प्रकार की कठिनाइयां जन्म लेगी। इनडायरेक्टली हमने न केवल पर्यावरण को नुकसान पहुंचाया बल्कि सामाजिक असंतुलन भी पैदा किया है। जैसे इन संसाधनों की कमी होती जा रही है, महिलाओं पर कार्यभार बढ़ता जा रहा है और कई बार तो उनको संसाधन इकट्ठा करने के लिए 10 किलोमीटर से भी अधिक पैदल चलना पड़ता है। इससे उन्हें गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं झेलनी पड़ती हैं। काम का समय बढ़ने के कारण घर और बच्चों की उपेक्षा होती है, जिससे गंभीर सामाजिक दुष्परिणाम हो सकते हैं। मैं इस पैराग्राफ के माध्यम से आपको यह समझाना चाह रहा हूं कि जैसे ही पर्यावरण असंतुलन होता है तो वो सामाजिक असंतुलन को जन्म देगा। अब कल्पना करो कि ऐसे लोगों को कोई व्यक्ति आकर बताए कि तुम्हें तुम्हारे वनों से बेदखल किसने किया, तुम्हें तुम्हारे वनों पर अधिकार अगर चाहिए तो हथियार उठा लो। अब ऐसी सिचुएशन में आप समझ सकते हैं कि मुद्दा कहीं और था, समस्या कुछ और थी, कारण कुछ और थे,
परिणाम कुछ और हो गए। यही वो चीजें हैं जो लोग नक्सलवाद को प्रेरित करते हैं। वे लोग इन्हीं चीजों का उपयोग करके उन लोगों को कहीं ना कहीं अपने अधिकारों को प्राप्त करने के लिए प्रेरित करते हैं। आवश्यकता यह है कि हमें यह स्वीकार करना पड़ेगा कि मानव संसाधन या मानव जब भी प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करें तो उनके उपयोग की एक मात्राएं सीमित हो। जहां पर भी सरकार, समाज, समुदाय या नागरिक लालची हो जाएंगे, निश्चित ही वहां पर सामाजिक समस्याओं का विकसित होना निश्चित संभव रहेगा। तो आइए शुरुआत करते हैं। वन कटाई के परोक्ष परिणाम जैसे सूखा और बाढ़ भी गरीब तबके को सबसे अधिक प्रभावित करता है। इस स्थिति में गरीबी पर्यावरण निम्नीकरण का सीधा परिणाम होता है। तो आज शायद आपको यह समझ में आया होगा कि अगर पर्यावरण निम्नीकरण होगा तो गरीबी कैसे बढ़ेगी, क्योंकि उनके लिए जो रोजी रोटी का साथ विकल्प वो खत्म होगा। मान लो कि कोई भी बिहार का परिवार जिसके पास थोड़ी सी जमीन थी और उसके लिए रोजी रोटी के लिए वही विकल्प था, अब बाढ़ आ गई तो उसके पास तो विकल्प बचा ही नहीं। अब उसके लिए तो मरण और जीवन का प्रश्न खड़ा हो गया ना, क्योंकि आप अगर किसी दूसरे व्यक्ति की बात करेंगे, थोड़ा मध्यम या उच्च मध्यम वर्ग परिवार की, तो हो सकता है कि उसके पास कुछ साल बचने के लिए दूसरा विकल्प होगा। लेकिन उस परिवार की स्थिति क्या होगी जिसके पास उसके अलावा कोई विकल्प नहीं था। और कल्पना करिए कि परिवार में केवल महिलाएं हैं, कोई पुरुष नहीं है। ऐसी परिस्थिति में उनका जीवन स्तर और भी निम्न हो सकता है और सामाजिक समस्याओं का जन्म या सामाजिक विषमताएं और बढ़ सकती है। पर्यावरण परिवर्तन, जलवायु परिवर्तन, पर्यावरण का क्षरण, प्रदूषण जितना ज्यादा गरीब और निम्न तबके के लोगों को प्रभावित करता है उतना उच्च तबके के लोगों को प्रभावित नहीं करता। और इसीलिए हम गरीबी को मानते हैं कि पर्यावरण या जलवायु परिवर्तन में वह सुभेद्य है, वह आसानी से भेदे जाएंगे और उन्हें सबसे ज्यादा नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। भारतीय उपमहाद्वीप में वन और वन्य जीवन मानव जीवन के लिए बहुत कल्याणकारी हैं। अतः यह आवश्यक है कि वन और वन्य जीवन के संरक्षण के लिए सही नीति अपनाई जाए। मेरे हिसाब से सही नीति की जगह ज्यादा सही शब्द होना चाहिए कि सही मानसिकता अपनाई जाए, क्योंकि अभी तक इस मानसिकता का जन्म ही नहीं हो रहा है कि लोग इस बात को सीरियसली समझे कि हम वनों के संरक्षण के लिए कानून जो बना रहे हैं वह किसी भी व्यक्ति या सरकार के लिए नहीं, बल्कि प्रत्येक उस लालची व्यक्ति, समाज या सरकार के लिए जिसने प्रकृति का या प्रकृति के महत्व को अभी तक नहीं समझा है। देखना हिमालयन यव, ये नाम देखिएगा हिमालयन यव, मैंने वैसे कभी साइंस में पढ़ाया होगा। आपको एक दवाई का नाम मैंने बताया था टेक्सोल। टेक्सस बकाटा नामक एक पौधा है, टेक्सस बकाटा नामक एक पौधा है। ये टेक्सस बकाटा नाम उसका बोटनिकल नेम है, उसे हमारे देश में हिमालयन यव कहते हैं। और ये जो पौधा है इसकी छाल और पत्तियों से एक विशिष्ट प्रकार का रसायन निकलता है जो कैंसर के इलाज के लिए बहुत उपयोगी होता है। तो लोगों ने इसकी छाल और पत्ती बड़ी महंगी बिकती है, तो लोगों ने जहां जहां पर भी ये पौधा दिखा इसका शोषण, इसको काटना, इसकी पत्तियों को निकालना ये शुरू कर दिया। अब सोचो कि किसी पेड़ पौधे पर पत्तियां ही नहीं है तो प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा, उसका विकास नहीं होगा, उसकी जड़ों को पोषण नहीं मिलेगा। धीमे धीमे उसकी जड़ें इतनी कमजोर हो जाएगी कि वो थोड़ी सी हवा में भी गिर जाएगा। और इसका जो लगातार दोहन हुआ तो ना तो हम बेहतर तरीके से दवाई अब प्राप्त कर सकते हैं, बल्कि यह एक संकटग्रस्त प्रजाति में बदल गया है। यह हमें समझना पड़ेगा कि लालच का अंतिम परिणाम वर्तमान पीढ़ी का कुछ हो ना हो, लेकिन भविष्य की पीढ़ी को बहुत नुकसान झेलना पड़ेगा। चीड़ की प्रकार का सदाबहार वृक्ष एक औषधीय पौधा है जो हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश के कई क्षेत्रों में पाया जाता है। पेड़ की छाल, पत्तियां, टहनियां और जड़ों से टक्सोल नामक रसायन निकाला जाता है तथा इससे कुछ कैंसर के रोगों के उपचार के लिए प्रयोग किया जाता है। इससे बनाई गई दवाई विश्व में सबसे अधिक बिकने वाली कैंसर औषधि है। इसके अत्यधिक निष्कासन से इस वनस्पति जाति को खतरा पैदा हो गया। पिछले एक दशक में हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश में विभिन्न क्षेत्रों में यव के हजारों पेड़ सूख गए हैं। देखना इस पर सवाल कैसे बनाया जा सकता है यूपीएससी में। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। यूपीएससी कहेगी निम्न कथनों पर विचार कीजिए।
एक सवाल बनाकर दिखा रहा हूं आप लोगों को, मेरी बात ध्यान से सुनना। हिमालय क्षेत्र का एक औषधीय पौधा जिसकी पत्ती और छाल का उपयोग कैंसर की बीमारी के इलाज के लिए किया जाता है। कैंसर की बीमारी के इलाज के लिए किया जाता है। दूसरा, यह मुख्य रूप से हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश में मिलता है। तीसरा, यह चीड़ की प्रकार का सदाबहार वृक्ष है। उपरोक्त कथन किस वृक्ष के विषय में जानकारी देते हैं? ऑप्शन ए बी सी डी। महोगनी, रोडोडेंड्रॉन, हिमालयन यव और हिमालय रेडवुड। ऐसे 4 ऑप्शन यूपीएससी दे देगी। पहला कहेगी कि हिमालय क्षेत्र का एक औषधीय पौधा जिसकी पत्ती और छाल का उपयोग कैंसर की बीमारी के इलाज के लिए दवाई बनाने में उपयोग करते हैं। यह हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश में मिलता है। यह चीड़ के प्रकार का सदाबहार वृक्ष है। तब यह किस वृक्ष की विशेषता होगी? और यकीन मानना कि इसमें बहुत सारे लोग खत्म हो जाएंगे, बहुत सारे लोग आंसर नहीं दे पाएंगे। तो एक खूबसूरत सवाल यहां यूपीएससी बना सकती है इस टेबल से। मैं आपको हर चीज इसलिए बारीकी से बता रहा हूं क्योंकि आप लोगों को यह आइडिया भी दिखाना चाह रहा हूं कि जिन सवालों को आप लोग बहुत कठिन और भयानक समझते होंगे वो कहीं ना कहीं इसी प्रकार की जानकारी से लिए गए होंगे। तो आपको शायद इस प्रकार की जानकारियों को ज्यादा ध्यान देते आना चाहिए। क्या आप जानते हैं कि भारत के आधे से अधिक प्राकृतिक वन लगभग खत्म हो चुके हैं? यह भी सोचने जैसा विचार है। आधे से अधिक प्राकृतिक वन, 1/3 जलमग्न भूमि मतलब वेटलैंड सूख चुकी है। आप देखें समस्या कितनी है। 50% प्राकृतिक वन खत्म हो चुके हैं। 50% प्राकृतिक वन खत्म हो चुके हैं या खत्म होने की कगार पर हैं। 33.33% वेटलैंड मतलब आर्द्र भूमियां सूख चुकी है। 70% धरातलीय जल क्षेत्र प्रदूषित है। 70% धरातल का जल प्रदूषित है। 40% जो मैंग्रोव क्षेत्र है लुप्त हो चुका है। जो दलदली भूमि या तटीय या फिर लवणीय या फिर मैंग्रोव, ये भी लुप्त हो चुका है। जंगली जानवरों के शिकार और व्यापार तथा वाणिज्य की दृष्टि से कीमती के पेड़ पौधों की कटाई के कारण हजारों वनस्पति और वन्य जीव जातियां लुप्त होने के कगार पर हैं। आप अगर कभी देखें तो ये कोई साधारण समस्या नहीं है, ये एक भयानक चित्र प्रस्तुत कर रही है। 50% प्राकृतिक वन समाप्ति की कगार पर, 33% आर्द्र भूमियां समाप्ति की कगार पर, 70% धरातल का जल प्रदूषित जल हो चुका है, 40% दलदली या लवणीय खत्म हो रहे हैं। हम कब जागेंगे और कब इसके लिए बिल्कुल एक कठोर कदम उठाएंगे? न केवल सरकार बल्कि एक आम नागरिक भी, क्योंकि हर कार्य के लिए सरकार की जिम्मेदारी के भरोसे रहेंगे तो फिर हमें कोई तानाशाह जरूर मिल जाएगा। अगर हम अपने कर्तव्यों का निर्वहन खुद करेंगे तो कभी भी एक तानाशाह जन्म नहीं ले सकता है। याद रखिएगा, मैं आज एक बड़ा कथन दे रहा हूं, किसी भी सरकार या किसी भी देश या राज्य में तानाशाह का जन्म केवल तब होता है जब जनता की उम्मीदें सरकार और हमारे जो भी शासक होते हैं उनसे बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं। उम्मीदें ही तानाशाह को जन्म देने का पहला काम होती है। यह मेरा वक्तव्य ध्यान रखना, जितने ज्यादा लोग कर्तव्यनिष्ठ होंगे और अपने कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे वो कभी भी ऐसे व्यक्ति का जन्म होने नहीं देंगे जो एक तानाशाही के स्तर पर पहुंच सके, क्योंकि वो भी कर्तव्यनिष्ठ लोग होते हैं। इसलिए तानाशाह केवल तब जन्म लेते हैं जब आपकी उम्मीदें शासक और सरकार के प्रति बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं। मेरी बातों पर ध्यान से देना, ये जो मैं शब्द बता रहा हूं शायद मस्तिष्क की सीमाओं का उल्लंघन करे,
लेकिन 2 साल 3 साल बाद ये कथन आप लोगों को समझेंगे, क्योंकि शायद उतनी मैच्योरिटी आपकी आ जाएगी जो मैं बातें बताना चाह रहा हूं। याद रखिएगा, जब आपकी उम्मीदें ज्यादा होती हैं तब आपकी निर्भरता ज्यादा होती है, और कहीं ना कहीं निर्भरता ही तानाशाही के लिए सबसे पहला बीज का निर्माण करती है। तो याद रखिएगा, भारत के लिए स्थिति बहुत ही खतरनाक हो चुकी है। फिर भारत में वन और वन्य जीवन का संरक्षण कैसे किया गया है और किस तरीके से वन्य जीवन का संरक्षण हो रहा है, अब देखते हैं भारत ने क्या कदम उठाए हैं। अब देखते हैं कि भारत ने क्या कदम उठाए हैं। वन्य जीवों और वनों में तेज गति से हो रहे ह्रास के कारण इनका संरक्षण बहुत आवश्यक हो गया है। परंतु हमें वनों और वन्य जीवों का संरक्षण करना आवश्यक क्यों है? संरक्षण से पारिस्थितिकी विविधता बनी रहती है तथा हमारे जीवन साध्य संसाधन जल, वायु और मृदा बने रहते हैं। यह विभिन्न जातियों में बेहतर जनन के लिए वनस्पति और पशुओं में जीन्स विविधता को भी संरक्षित करती है। उदाहरण के तौर पर हम कृषि में अभी भी पारंपरिक फसलों पर निर्भर है। यहां मैं आप लोगों को एक उदाहरण भी देना चाहूंगा। वास्तव में हम लोग, अगर मैं एक छोटा सी आपको बात बताऊं कि मान लो कि कोई दूसरे ग्रह का कोई जीव भारत पृथ्वी पर आए और उसे पृथ्वीवासियों को खत्म करना है, तो उसे कोई परमाणु बम की आवश्यकता नहीं है या उसे किसी प्रकार के विध्वंसक हथियारों की आवश्यकता नहीं है। वो सामान्य सी केवल 4 फसल खत्म कर दे तो शायद विश्व की 70 से 90% जनसंख्या मर जाएगी। उसका कारण है, आज से लगभग 1200 साल पहले हमारे मानव लगभग 2000 से 3000 प्रकार के वन उत्पाद या कृषि उत्पादों को भोजन में उपयोग करते थे, और आज की स्थिति यह है कि पूरे विश्व में 4 फसलें 90% आबादी उपयोग कर रही है। चावल, गेहूं, मक्का, आलू, इन चारों पर पूरे विश्व के लोगों की निर्भरता खतरनाक है। देखो, इसका एक जीवंत उदाहरण मैं दे रहा हूं। बंगाल में 1843 में एक भयानक अकाल आया था, और वो अकाल का कारण था आलू पर आने वाली एक बीमारी, और बंगाल के लोग मुख्य रूप से आलू पर निर्भर थे। अब अगर कल्पना करो कि उस जमाने में बंगाल के लोग 40 प्रकार की फसलें बोते, कि कुछ लोग आलू बोते, कुछ लोग चावल बोते, कुछ लोग मक्का बोते, कुछ लोग कपास बोते, कुछ लोग हम कह सकते हैं बाजरा, मान लेते हैं कि 40 प्रकार की फसलें बोते, तो जब आलू की फसल बर्बाद भी हो जाती तो भी बाकी फसलें इतनी सफिशिएंट होती कि वह लोगों के निर्वहन में मदद करती। लेकिन उस जमाने में बंगाल के लगभग 85% लोग आलू बोते थे। अब जब 85% लोग आलू बोएंगे और आलू की फसल चौपट हो गई, तो उन 85% लोगों का रोजी रोटी आलू था, भोजन भी आलू था, तो रोजी रोटी भी छिन गई, भोजन भी छिन गया। कल्पना करिए कि 1843 में इस अकाल में 2.5 लाख लोग मर गए थे। यह आज की बात नहीं है। 1843 ये समय कोई जनसंख्या तो उतनी ज्यादा नहीं रही होगी, लेकिन ये एक भयानक आंकड़ा पेश कर रहा है। यह स्पष्ट कर रहा है किसी एक ही प्रकार की चीजों पर निर्भर रहना मानव के अस्तित्व के लिए खतरा है। इसलिए जितनी ज्यादा विविधता भोजन में होगी, जितनी ज्यादा हमारे पास विकल्प होंगे और जितना अलग अलग टाइप के भोजन पर हम निर्भर रहेंगे, भविष्य में किसी एक के विलुप्त होने पर, समाप्त होने पर कोई दुख नहीं होगा। एक उदाहरण मैं और दे रहा हूं। लगभग यह घटना है 1900 के आसपास की। चावल में एक बीमारी का जन्म हुआ था और उस बीमारी पर कोई रसायन ही नहीं काम करता था। वैज्ञानिकों को 3 वर्ष में चावल का एरिया इतना सिमटता हुआ लगा कि उन्हें लगा कि पृथ्वी पर से चावल विलुप्त हो जाएगा। तब चावल का मनीला में, फिलीपींस की राजधानी मनीला में चावल का अनुसंधान केंद्र है। इन्होंने भारतीय वैज्ञानिकों से संपर्क किया। उस जमाने में जब भारत आजाद नहीं था, मतलब उस समय भारत में जो भी हम कहेंगे कि पूसा रोड या बिहार में जो पूसा है, वहां पर कृषि अनुसंधान केंद्र था। वहां पर संपर्क किया और उन्हें पता चला कि भारत के छत्तीसगढ़ में चावल की 50,000 प्रजातियां हैं। उन वैज्ञानिकों को याद आया कि ये जो बीमारी है, ये कभी ना कभी तो छत्तीसगढ़ में भी किसी फसल को हुई होगी। तो वो फसल अगर आज भी जिंदा है, मतलब उस बीमारी से लड़ने की काबिलियत उसके अंदर होगी। तो उन वैज्ञानिकों ने चावल की अधिक उत्पादन वाली प्रजाति का संकरण छत्तीसगढ़ की एक जंगली प्रजाति से कराया
और इसका अद्भुत परिणाम यह आया कि उस संकरण के बाद जो चावल की प्रजाति बनी उसे वो बीमारी हो ही नहीं सकती थी। अब सोचिए कि अगर छत्तीसगढ़ जैसी वो विविधता नहीं होती तो शायद इस पृथ्वी पर आज चावल नहीं होता। यह हमें सोचने के लिए मजबूर करता है कि जितनी ज्यादा विविधता हमारे पास रहेगी, हमारे बचने के अस्तित्व या फिर अन्य जीवों के बचने के संभावना भी उतनी ज्यादा प्रबल होती जाएगी। हमें यह समझना है इस चैप्टर में कि किसी न किसी प्रकार से ही सही वन्य जीव बहुत ही जरूरी है। मैंने आपको उदाहरण दिया था कि यदि शेर विलुप्त हो जाए, बाघ विलुप्त हो जाए, तो बाघ विलुप्त नहीं होगा, वो पूरा का पूरा जितना वन संसाधन है वो विलुप्त हो सकता है, क्योंकि बाघ के विलुप्त होने पर शाकाहारी जीवों की जनसंख्या बढ़ती जाएगी और उनकी आबादी को कंट्रोल कोई नहीं कर पाएगा। एक समय के बाद वह पूरे पेड़ पौधों की पत्तियां समाप्त कर सकते हैं। हमारे लिए बाघ का संरक्षण केवल बाघ का संरक्षण नहीं है, पूरे पारिस्थितिकी तंत्र का संरक्षण है। हमारे लिए किसी प्रजाति का संरक्षण नहीं है, पूरी पारिस्थितिकी तंत्र का संरक्षण होता है। इसलिए जब भी आप संरक्षण पर विचार प्रकट करें तो आप अपने आप को और लिखते समय यह बताएंगे कि हम एक प्रजाति का संरक्षण नहीं कर रहे हैं, हम पूरे पारिस्थितिकी तंत्र का संरक्षण कर रहे हैं। अगर हम बात करें तो यह विभिन्न जातियों में बेहतर जनन, यह भी जैसे हमने चर्चा की। जलीय जैव विविधता मोटे तौर पर मछली पालन बनाए रखने पर निर्भर है। 1960 से 1970 के दशक के दौरान पर्यावरण संरक्षणों ने राष्ट्रीय वन्य जीवन सुरक्षा कार्यक्रम की पुरजोर मांग की। भारतीय वन्य जीव अधिनियम 1972 में लागू किया गया, जिससे वन्य जीवों के आवास संरक्षण में अनेक प्रावधान हैं। यह पॉइंट नोट करना है। भारत में पहला कानून जो वन्य जीवों के संरक्षण के लिए आया था, भारत का आज भी यह कानून वन्य जीवों के संरक्षण का सबसे बड़ा कानून है। भारत में आज भी यह कानून वन्य जीवों के संरक्षण में सबसे ज्यादा योगदान देने वाला कानून माना जाता है। तो 1972 का भारतीय वन्य जीव अधिनियम वन्य जीवों के आवास संरक्षण में अनेक प्रावधान है। सारे भारत में रक्षित जातियों की सूची भी प्रकाशित की गई है। देखो, रक्षित जाति की सूचियां प्रकाशित की गई, किताब में लिख दिया, पर उन सूचियों की जानकारी आम भारतीयों तक पहुंचानी चाहिए ना। जिस तरीके से विज्ञापन चलाए जाते हैं कि आप फेना ले लीजिए, झाग ही झाग, या फिर आप बोर्नविटा पीजिए, गाय की दूध की शक्ति बढ़ाए, तो कुछ गलत चीजों को आप इतनी ताकत से बता सकते हैं, तो क्या यहां जिम्मेदारी नहीं बनती है कि जो चीजें बहुत जरूरी हैं उनकी मार्केटिंग ज्यादा होनी चाहिए। वास्तविक रूप से यह सबसे बड़ा दोष है, हम किसे महत्व दे रहे हैं और किसे महत्व नहीं दे रहे हैं। जो चीजें बिल्कुल क्लियरली गलत हैं, हम भी जानते हैं कि कोई काला व्यक्ति कभी गोरा नहीं होगा, लेकिन उसकी मार्केटिंग और उसके लिए जितना कार्य हो रहा है, अगर उससे ज्यादा बेटर होता कि हम अपने वन्य जीव और उनके उत्पाद या उनके महत्व की मार्केटिंग करते कि इनका महत्व यह है, तो शायद आज का भारतीय समाज ही नहीं, वैश्विक समाज की ये जो छवि है ये बहुत ही अलग हो जाती। सारे भारत में रक्षित जातियों की सूची भी प्रकाशित की गई। इस कार्यक्रम के तहत बची हुई संकटग्रस्त जातियों के बचाव पर, शिकार प्रतिबंध पर, वन्य जीव आवासों का कानूनी रक्षण तथा जंगली जीवों के व्यापार पर रोक लगाने पर प्रबल जोर दिया गया है। तत्पश्चात केंद्रीय सरकार व कई राज्य सरकारों ने राष्ट्रीय उद्यान और वन्य पशु विहार स्थापित किए हैं। तो याद रखिएगा कि जब पहले कदम के रूप में 1972 का वन्य जीव अधिनियम आया और उसके बाद फिर केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय उद्यान और राज्य सरकारों ने वन्य जीव सेंचुरीज मतलब वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बनाई। केंद्र सरकार ने कई परियोजनाओं की घोषणा की जिनका उद्देश्य गंभीर खतरे में पड़े कुछ विशेष वन प्राणियों को रक्षण प्रदान करना है। जैसे कि बाघ परियोजना शुरू हुई थी, फिर हाथी परियोजना हुई और आज के जमाने में गेंडा परियोजना, या फिर हम कहेंगे कि हिमालयन तेंदुए का संरक्षण, बहुत सारी परियोजनाएं आ चुकी है। लेकिन हम इस एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग देखेंगे कौन सी परियोजना हमें पढ़नी है। इन प्राणियों में बाघ, एक सींग वाला गेंड, कश्मीरी हिरन अथवा हुंगुल, ये नाम याद रखना, ये पूछा गया है कई बार पीसीएस में। यूपी पीसीएस और एमपी पीसीएस ने पूछा है कि हुंगुल क्या है, तो हुंगुल कश्मीरी हिरन की प्रजाति है या कश्मीरी हिरन है। 3 प्रकार के मगरमच्छ, स्वच्छ जल मगरमच्छ, लवणीय जल मगरमच्छ और घड़ियाल,
एशियाई शेर, अन्य प्राणियों का संरक्षण किया गया। इसके अतिरिक्त कुछ समय पहले भारतीय हाथी, काला हिरन, चिंकारा, भारतीय गोडावन, बस्टर्ड और हिम तेंदुए आदि के शिकार और व्यापार पर संपूर्ण और आंशिक प्रतिबंध लगाकर कानूनी रक्षण दिया गया है। तो यहां पर इस पैराग्राफ में अब यह समझाया जा रहा है कि भारत सरकार ने क्या क्या कदम उठाए। तो सबसे पहले तो इन्होंने वन्य जीव अधिनियम 1972 लाया, फिर नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज लाई। उसके बाद इन्होंने कुछ विशेष प्रकार के प्राणियों के संरक्षण के लिए उनके शिकार पर प्रतिबंध लगवाया, उन्हें विशेष प्रकार की योजनाएं दी, जैसे बाघ कह सकते हैं, घड़ियाल कह सकते हैं, मगरमच्छ कह सकते हैं, एक सींग वाला गेंडा, या फिर एशियाई शेर, या फिर हम कह सकते हैं हुंगुल जो कश्मीरी मृग होता है, और साथ ही साथ अब वर्तमान में काला हिरन, भारतीय हाथी, भारतीय गोडवन, हिम तेंदुए आदि पर भी पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाया जा रहा है। अब हम चर्चा कर रहे हैं बाघ परियोजना की। अगर हम बात करें तो वन्य जीव संरचना में बाघ एक महत्वपूर्ण जंगली जाति है। 1973 में अधिकारियों ने पाया कि देश में 20वीं शताब्दी के आरंभ में बाघों की संख्या अनुमानित 55,000 थी। मतलब आप सोचिए कि जब हमने 1901 देखा तब इस पृथ्वी पर 55,000 बाघ थे, और जब ये 1973 में देखे गए तो केवल 1827 रह गए थे। बाघों को मारकर उनका व्यापार के लिए चोरी करना, आवासीय स्थलों का सिकुड़ना, भोजन के लिए आवश्यक जंगली उपजातियों की संख्या कम होना और जनसंख्या में वृद्धि बाघों की घटती संख्या का मुख्य कारण रहा। तो बाघ परियोजना 1973 में आई है। पर अब मेरी एक बात आप लोग ध्यान से सुनना, वास्तव में इस दुनिया में जब भी आपसे कोई सवाल पूछे कि भारत में वनस्पति, प्राकृतिक वनस्पति या प्राकृतिक वन्य जीवों का विनाश क्यों हो रहा है, एक ही कारण देना हो तो यह उत्तर दे देना, आवास विखंडन। हमने उनके आवासों को प्राकृतिक आवास में रहने ही नहीं दिया। आवास विखंडन, जैसे एक मेरी बात ध्यान से सुनना, आवास विखंडन का मतलब क्या हुआ? वास्तव में हम लोगों ने उन लोगों के जो प्राकृतिक आवास थे उन आवासों में भेदना शुरू किया। जैसे हमारे यहां पर कुछ लोग पर्यटन करने जाते हैं, अब बाघ देखने गए हैं। अब पहले तो बाघ जब देखने जा रहे हैं तो वो अपने क्षेत्र में है और अपना जीवन यापन कर रहा है। हमारे कुछ लाल लाली ऐसे होंगे, चिल्लाएंगे, उसे पत्थर मारेंगे, उसे जगाएंगे, और बस उसका आनंद की अनुभूति करने के लिए आप उसके साथ इस प्रकार का कृत्य करेंगे, तो ये कितना हम कहेंगे कि उसके जीवन को डिस्टर्ब करता होगा। क्योंकि तुम तो एक दिन गए, लेकिन प्रतिदिन कोई ना कोई आकर ऐसी हरकतें कर रहा है, तो उसका पूरा का पूरा नेचुरल लाइफ साइकिल डिस्टर्ब हो गया है। उसका भी एक जीवन था जहां पर वो अपना पूरा जीवन चक्र पूरा करता था। परिणाम यह हुआ कि लगातार वहां पर मानव का प्रवेश, लगातार वहां पर किसी प्रकार के कृषि कार्य, या फिर हम कह सकते हैं कि आप लोग खबरें सुनते होंगे कि मानव की आबादी में तेंदुए का प्रवेश। वास्तव में गलत खबर थी। खबर तो यह थी कि वो तेंदुए का एरिया था और उस एरिया में लगातार मानव की आबादी ने अपने आवास बसा दिए, तो वो तेंदुआ मानव की आबादी में नहीं प्रवेश करा था, वास्तव में मानव उसके एरिया में प्रवेश कर चुका था। लेकिन तो अखबार समाचार वालों ने बता दिया कि अगर तेंदुआ प्रवेश कर गया आबादी वाले क्षेत्र में। वास्तव में कभी भी तेंदुए अपने प्राकृतिक आवास या अपने जो क्षेत्र हैं उसको छोड़कर नहीं जाते हैं, ये उनकी विशेषता होती है। अगर हम बात करें तो आवास विखंडन हर जगह पर, जैसे कि जंगल में से रेलवे लाइन गुजार दी, अब आपका रेल जब जा रही है तो हम बुद्धिजीवी है, हमें पता है कि रेल जा रही है। हाथी और बाकी जीवों को नहीं समझ में आता है और उनके कारण उनका पूरा प्राकृतिक चक्र समाप्त हो जाता है। परिणाम यह होता है कि उनके आवास की जो प्राकृतिक संरचना थी वो कहीं ना कहीं समाप्त हो जाती है। तो अगर एक ही कारण, एक ही रीजन देना हो तो उत्तर याद रखना, आवास विखंडन
हैबिटेट डिस्ट्रक्शन, हाँ उसके बाद शिकार भी है, उसके बाद अत्यधिक कृषि प्रसार भी है, मानव की जनसंख्या का बहुत ज्यादा बढ़ना, मानव की जनसंख्या लगातार बढ़ती चली जा रही है और पृथ्वी के समस्त जीवों की जनसंख्या लगातार कम हो रही है। यहां यह भी सोचना बहुत जरूरी है क्योंकि इस पृथ्वी पर आज से 2000 साल पहले या 1000 साल पहले या 400 साल पहले एक संतुलन बना हुआ था और प्रत्येक जीव जंतुओं की आबादी लगभग सेम थी। डायनासोर का पतन केवल और केवल एक प्राकृतिक घटना भी नहीं है बल्कि वो इसलिए भी है क्योंकि एक जमाने में डायनासोर की आबादी इस पृथ्वी के सबसे ज्यादा आबादी वाले जीवों में हुई और प्रकृति कभी भी असंतुलन होने नहीं देती और प्रकृति का वह प्रकोप था या प्रकृति का वह लक्ष्य था कि वह उस आबादी को न केवल नियंत्रित बल्कि समाप्त करना चाहती थी और आज उसका परिणाम है कि हमारे पास डायनासोर केवल जीवाश्म के रूप में बचे हैं। इसलिए मानव ने सही समय पर अब अपने आप में परिवर्तन कर लेने चाहिए। बाघों की खाल का व्यापार, उनकी हड्डियों का एशियाई देशों में परंपरागत औषधियों में प्रयोग के कारण यह जाति विलुप्त होने की कगार पर पहुंच गई है। क्योंकि भारत और नेपाल दुनिया की 2/3 बाघों का आवास उपलब्ध कराते हैं, अतः यह देश ही शिकार, चोरी और गैर कानूनी व्यापार करने वालों के मुख्य निशाने पर है। प्रोजेक्ट टाइगर विश्व की बेहतरीन वन्य जीव परियोजनाओं में से एक है और इसकी शुरुआत 1973 में हुई। शुरू में इसके बहुत सफलता प्राप्त हुई क्योंकि बाघों की संख्या बढ़कर 1985 में 4002 और 1989 में 4334 हो गई, परंतु 1993 में इनकी संख्या घटकर 3600 तक पहुंच गई। भारत में 32,173 वर्ग किलोमीटर पर फैले हुए 50 बाघ रिजर्व हैं। आपकी किताब ने 34 दिया था, मैंने उसे 50 कर दिया है। अपडेटेड डाटा है, भारत के पास 50 बाघ रिजर्व है। बाघ संरक्षण मात्र एक संकटग्रस्त जाति को बचाने का प्रयास नहीं, अपितु इसका उद्देश्य बहुत बड़े आकार के जैव जाति को बचाना है। उत्तराखंड में कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान, पश्चिम बंगाल में सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान, मध्य प्रदेश में बांधवगढ़, राजस्थान में सरिस्का और अगर हम असम में बात करें तो मानस बाघ रिजर्व और केरल में पेरियार बाघ रिजर्व इसके लिए संरक्षित क्षेत्रों में महत्वपूर्ण क्षेत्र माने जाते थे। तो क्या क्या याद रखोगे आप लोग इसमें? अब आप लोगों को जोड़ी बनानी है। उत्तराखंड में कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान, सवाल सीधा बन सकता है। पश्चिम बंगाल में सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान, मध्य प्रदेश में बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, राजस्थान में सरिस्का वन्य जीव पशु विहार या अभया सेंचुरीज और असम में मानस, केरल में पेरियार। रिपीट कर रहा हूं मैं, उत्तराखंड में कार्बेट है, पश्चिम बंगाल में सुंदरबन है, मध्य प्रदेश में बांधवगढ़ है, राजस्थान में सरिस्का है, असम में मानस है, केरल में पेरियार है। मैं ये मानता हूं कि ये 50 की लिस्ट नहीं है, पर अगर एनसीईआरटी इसे महत्वपूर्ण मान रही है तो एग्जामिनर भी इसे महत्वपूर्ण मानेगा, तो इन्हें तो हमें याद रखना पड़ेगा ना, क्योंकि इसका सीधा सवाल जोड़ी बनाने का बन सकता है, इसका सीधा प्रश्न जोड़ी बनाने का बन सकता है। तो याद रखना है, कार्बेट उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल सुंदरबन, मध्य प्रदेश बांधवगढ़, राजस्थान सरिस्का, असम मानस, केरल पेरियार। वैसे एक रिपोर्ट के अनुसार सरिस्का में अब एक भी बाघ नहीं बचा है। आजकल संरक्षण परियोजनाएं जैव विविधताओं पर केंद्रित होती है, न कि इसके विभिन्न घटकों पर। संरक्षण के विभिन्न तरीकों की गहनता से खोज की जा रही है। संरक्षण नियोजन में कीटों को भी महत्व मिल रहा है। वन्य जीव अधिनियम 1980 और 1986 के तहत सैकड़ों तितलियां, पतंगों, भृंगों और एक ड्रैगन फ्लाई को भी संरक्षित जातियों में शामिल किया गया है। 1991 में पौधे की 6 जातियां पहली बार इस सूची में रखी गई और वहां के समुदाय का अभिन्न हिस्सा है और कोई उसको नुकसान नहीं पहुंचाता। तो 1991 से शुरुआत हुई वनस्पतियों के भी विशेष संरक्षण की। जैसे बाघ का संरक्षण हुआ, वैसे वनस्पतियों की कुछ प्रजातियों पर नियम बना दिए गए 1991 से कि आप इनका उपयोग नहीं कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे इसके आगे की बातचीत। पहले डाउट देख लेते हैं, आप लोगों के डाउट देख लेते हैं। बिल्कुल एनसीईआरटी की क्लासेस पूरी होगी,
आप केवल लाइक करते चलिए, शेयर करते चलिएगा। बाकी हमारा पूरा प्रयास होता है कि बिल्कुल एक एक बातें क्लियर होती चली जाए। बिल्कुल बैकग्राउंड भी व्हाइट कर देंगे अर्षद, थोड़ा सा बैकग्राउंड इसलिए चेंज करते रहते हैं ताकि चीजें बदलती रहती हैं, तो आप लोगों के लिए ही नहीं मानसिक रूप से भी वो अच्छा माना जाता है। पर ऐसा कोई घबराओ नहीं, बदलते रहेगा, अगले टॉपिक में फिर बदल जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, अगर राइटिंग नोट्स किया है तो हम देख लेंगे उसे क्या है। धन्यवाद संतोष। आंसर राइटिंग कैसे सेंड करें चंद्रदेव? आप आंसर राइटिंग हमारे टेलीग्राम चैनल पर भेज सकते हैं या 8800118842 वाले नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुलशन नहीं, क्लास 9 का जो चैप्टर 6 था वो मैंने करवा दिया है। चैप्टर 6 जनगणना के नाम से मिलेगा आपको। क्लास 9 का जो आखिरी टॉपिक था वो जनगणना था, तो मैंने उस किताब का कंटेंट लिया है, लेकिन उसमें जो डाटा है वो उस किताब के नहीं मिलेंगे क्योंकि वो पुराने डाटा थे। हमने 2011 के डाटा दिए, तो जनगणना वाला मैंने जो करवाया था वो क्लास 9 का था। धन्यवाद। और याद रखिएगा, वैसे भी इस टॉपिक के बारे में कई लोग मानते हैं कि ये टॉपिक बहुत ही बोर करता है, जबकि मुझे लगता है ये टॉपिक समझना बहुत जरूरी है। ये शब्द ही हमारी नकारात्मक सोच को जन्म देते हैं कि ये टॉपिक बोर करता है, जबकि ये टॉपिक बहुत जरूरी हो चुका है। माइक से एक्चुअल में माइक से अगर ऐसा कुछ आवाज आ रहा है बीच बीच में, तो हम उसको एक बार देख लेंगे, उसे देख लेंगे। पीडीएफ अगर नहीं मिल रहा है तो मुझे बताते चलिएगा, जैसे कि पीडीएफ अगर होता है, क्योंकि मेरी टीम पीडीएफ भेजती है। अगर पीडीएफ नहीं मिल रहा है तो आप बता दिया करिएगा। पीडीएफ मिलेंगे, जिन जिन के नहीं मिले होंगे मुझे आप बता दीजिएगा। वो सारे पीडीएफ आज नहीं तो कल, थोड़ा सा हमारी व्यस्तता ज्यादा है, पर 1-2 दिन में हम सारे पीडीएफ इसमें अपडेट करा देंगे आप लोगों के। व्हाट्सएप नंबर है 8800118842। बायोलॉजी भगवान, बायोलॉजी हम शुरू करेंगे, लेकिन अभी नहीं। बायोलॉजी के लिए थोड़ा सा वेट करो, क्योंकि अभी तो इकोलॉजी एनवायरनमेंट चल रहा है, तो मे बी नेक्स्ट टॉपिक में हम बायोलॉजी करेंगे। नेक्स्ट सब्जेक्ट नेक्स्ट मंथ में बायोलॉजी करेंगे। सोनिया, उम्मीद है कि ज्योग्राफी जनवरी में खत्म हो जाना चाहिए। सचिन, प्लस पर आप ज्योग्राफी के लेक्चर देख सकोगे। अभी आप प्लस पर जाओ और हमारी स्पेशल क्लास ढूंढो। कल के लिए हमारी स्पेशल क्लास सुबह 8:15 बजे वाली दिख जाएगी, उसी में आप रजिस्ट्रेशन करा दीजिए। बिल्कुल, इन्वायरमेंट में सभी है, इन्वायरमेंट में ये सभी बातें भी हैं। मैं आप लोगों को बता दूं कि इन्वायरमेंट में ये सारी बातें भी हैं। सीसेट के लिए घबराइए नहीं कुमार सुशील, सीसेट में जल्द ही फरवरी के समय क्लासेज स्टार्ट होगी। धन्यवाद संजय, धन्यवाद। मैं नंबर 2-3 बार बता चुका हूं, 880011884242। यूपीपीसीएस, अभी यूपीपीसीएस के लिए तो मेरा सेशन है कि जितनी क्लासेस हमने करवाई है पहले उसी को आप अच्छी तरह से रिवाइज कर लीजिएगा, और उसके बाद फिर यूपी स्पेशल के लिए पुराने वर्षों के पेपर जरूर सॉल्व करिएगा। पुराने वर्षों के पेपर यूपीपीसीएस में आज भी एक महत्वपूर्ण कड़ी होंगे, भले वो रिपीट ना हो, लेकिन वो हमें बता देंगे कि कौन से कंटेंट से एग्जामिनर सवाल पूछता है। धन्यवाद अर्षद। ऑप्शनल हिस्ट्री की क्लासेस प्लस पर है रविता इस समय, पर जीएस हिस्ट्री की क्लासेस जल्द ही शुरू हो जाएगी। जीएस हिस्ट्री की क्लासेस जल्द ही कंटिन्यू होगी। धन्यवाद। आप चीजों को रिवाइज करते चलिएगा, जितना ज्यादा रिवीजन करोगे उतना ही ज्यादा कंटेंट और बेटर होता चला जाएगा। तो आप लोग रिवीजन पर फोकस करिए, क्योंकि रिवीजन जितना बढ़िया होगा आप लोगों की तैयारी उतनी ही अच्छी होगी। अब आप लोगों के पास कंटेंट बहुत ज्यादा है, वही व्यक्ति सिलेक्शन ले पाएगा जितना भी बताया है वो पहले उसको बार बार रिवाइज करे। और बार बार रिवीजन का मतलब जितना मैंने पढ़ाया है
कल्पना करिए कि उतना भी अगर आपको याद हो जाए तो मेरा दावा है कि कभी भी 100 में से 30 से 40% क्वेश्चन उस कंटेंट से आप कवर कर लेंगे। इसलिए केवल और केवल रिवीजन पर आप लोग अभी फोकस करिए। जितना ज्यादा रिवीजन होगा उतना ही ज्यादा आप लोगों के लिए बेनिफिट्स होंगे, उतने ही ज्यादा बेनिफिट्स होंगे। ऑप्शनल ज्योग्राफी सुशील हम नहीं करवाते हैं, क्योंकि अगर हमने ऑप्शनल स्टार्ट किया तो फिर हम जीएस के बाकी पेपर नहीं करा पाएंगे। कल प्लस पर हमारी ज्योग्राफी की जो स्टार्टिंग ऋतु बहुत पुराने समय से हुई है, लगभग 10 से 12 क्लासेस हुई हैं, पर कल की क्लास बिल्कुल नए सिरे से ही है। आप तो उसमें सीधा आ जाइए, कल की क्लास भी समझ में आ जाएगी, उससे घबराए नहीं। बिल्कुल इकोलॉजी और इन्वायरमेंट के भी हम पीडीएफ भेज देंगे, कोई घबराओ नहीं। पीडीएफ मिल जाएंगे, जिन जिन के भी पीडीएफ अभी तक आपको नहीं मिले हैं सबके मिल जाएंगे। आज शाम की क्लासेस में हम देखेंगे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इकोलॉजी इन्वायरमेंट में, और आगे की बातचीत। सभी को बेस्ट ऑफ लक, बाय, गुड डे।